नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। नमो प्रणाम गुरुजी। गुरुजी नमो प्रणाम नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम गुरुजी, नमो प्रणाम नमः। गुरुजी। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्वेशीं पढमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण और द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण। अब तक हम लोग कारक प्रकरण देखें जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक, अधिकरण, ये 7 विभक्तियां। इसके अतिरिक्त एक संबोधन, ये 8 विभक्ति के स्वरूप में, ऐसे 7 विभक्ति उपरांत संबोधन जिसमें अकारांत पुल्लिंग नाम, अकारांत नपुंसकलिंग नाम, आकारांत स्त्रीलिंग नाम, अस्मद सर्वनाम, इस युष्मद सर्वनाम, तद सर्वनाम के तीनों 3 लिंग में किस प्रकार रूप होता है उन सब का अभ्यास हम लोग ने किया। अब यहां पर जैसे धातु को प्रत्यय लगाने के बाद वो क्रियापद स्वरूप में वो बन जाता है, वो क्रियापद बनता है। नामपद बनाने के लिए भी नाम के बाद प्रत्यय लगाया जाए तो उसके बाद वह नामपद हो जाता है। कुछ धातुएं ऐसे भी है जिसे उपसर्ग लगाया जाता है। तो अब उपसर्ग सीखेंगे। उपसर्ग का अर्थ इतना है कि जो धातु के अर्थ को विशेष या तो धातु को जो अनुसरता है, धातु के पास जो रहता है उसे ही उपसर्ग कहलाता है। अब धातु के पास तो एकमात्र प्रत्यय ही रहता है, लेकिन साथ साथ में ये धातु के पास ये उपसर्ग भी रहता है, क्योंकि उपसर्ग ये धातु के पूर्व में लगाया जाता है। धातु के बाद जो लगाया जाए उसे प्रत्यय कहा जाता है, और धातु के पूर्व में जो लगाया जाए उसे उपसर्ग कहलाता है। तो कितने उपसर्ग है तो उसके लिए यहां पर एक श्लोक के द्वारा यहां पर बताया गया है कि कितने उपसर्ग है। तो यहां पर ऐसे 22 उपसर्ग है, लेकिन यहां पर 20 की संख्या, यहां पर 20 के श्लोक में यहां पर एक संख्या यहां पर बताया गया है कि 20 उपसर्ग की संख्या इस प्रकार से है। प्रप्रत्यपिपरापो पपर्यन्व बवि संस्वती निर्ण्यु दधि दूरभां
उपसर्गाश्च विंशति प्रपृत्य पिपरापो पपर्यन्व बबिसंस्वति निर्न्युदधि दूरभां उपसर्गाश्च विंशति। इसमें भी ये 20 उपसर्ग इसी में दिया गया है। कौन कौन से? तो सर्वप्रथम क्या है? प्र, प्रति, अपि, पर, फिर अप, उप, अप के बाद उप, उसके बाद यहाँ पर जो है कि उप के बाद परि, सम, ये उप हुआ, उसके बाद क्या होगा? परि, अनु, अब, फिर बीसम वी। यानी 20, वी अलग से ही है ना गुरुजी? हाँ वी के वी, सम। सु, अति, सम, फिर वी आगे के बाद सम होगा। यहाँ पर सम का कुछ नहीं अर्थ नहीं करना है। सम है ना उपसर्ग सम, गुरुजी? है ना? सम भी है, हाँ सम भी है, हाँ, सही है। जी जी। बी, संस्कृति है सम में। बी स्वम, सु, अति, नी यानी निर, क्या करना है? निर। निर। नि- फिर यहाँ पर क्या करना है? निहू, जो क्या है न्यू। इसमें क्या है? नी, क्या करना है? नी, उद, अधि यानी उद, अधि, अजी। उसके बाद क्या है? अधि, उसके बाद दूर। दूर, क्या करना है? दूर। 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 और ये भांग में कुछ नहीं करना है, सिर्फ भांग, अच्छा। ये शब्द का समूह, इतने सारे जो इतने भांगा वाले यानी इतने प्रकार के क्या है? उपसर्गाः च विंशति। ये उपसर्ग कितने हैं? 20 प्रकार के। लेकिन ये अलग से लिया गया है ये श्लोक जो है, ये पूरा का पूरा श्लोक, ताकि यहाँ पर हम लोग का कार्य में आ सके, इसीलिए ये श्लोक यहाँ पर लिया गया है। बाकी कितने हैं? तब 22। कौन कौन से? प्रपर अपस पर प्रपर उपसम अनु अबनि स्निर दुस दुर्वी आनी प्रतिपरि उप अधि अपिसु उद अति अभि। कितना? ये 22 जो है, ये 22 उपसर्ग है। और ये 22 से 22 क्या है? ये 22 से 22 ये अव्यय के स्वरूप में है। ये 22 से 22 उपसर्ग कैसे हैं? वो उपसर्ग का खुद ये जो है ये अव्यय स्वरूप में है, यानी अव्यय के हिसाब से ही ये 22 दिखाया गया। और यही 22 अव्यय जब वह धातु के पूर्व में लग जाएं, तब वह अव्यय अव्यय स्वरूप में वहां पर नहीं रहता है, तब वो क्या बन जाता है? उपसर्ग बन जाता है। और उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। उप का अर्थ होता है समीप, यानी समीप में जो रहने वाला हो, साथ में या समीप में जो रहता हो, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। किसके? तो धातु के समीप में जो रहे वो क्या है? उपसर्ग है। कौन से? तो ये 22 उपसर्ग है। इस 22 उपसर्ग क्या कर सकता है? तो उसके लिए यहां पर दूसरा एक श्लोक देखेंगे। उस श्लोक में यहां पर बताया गया है उपसर्गेनैव धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहार हार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्गेनैव धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहार हार संहार विहार परिहारवत्। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक क्रियापद यहाँ पर दिया गया है, नियते, अर्थात ले जाता है, ले जाया जाता है, जाता है, ले कर्मणि जाया में। जाता है। कहाँ? तो अन्यत्र। क्या करना है? अन्यत्र। कैसे ले जाया जाता है? तो बलात्, क्या है यहाँ पर? दो आधाय है, यानी पंचमी से, अर्थात बलात्कार पूर्वक या तो बलात्कार से
अन्यत्र ले जाया जाता है। किसको? तो यहाँ पर है धात्वर्थ, धातु अर्थ अश्व स्वर के नियम से ऊ का क्या हुआ है? वो हुआ है। अर्थात यानी धातु का जो अर्थ है उस अर्थ को क्या करते हैं? बलात् अन्यत्र नियते, यानी बलात्कार पूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है। किसके द्वारा? तो उपसर्गेन एव। किसके द्वारा? उपसर्ग द्वारा ही धातु के अर्थ को बलात्कार पूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है। किस प्रकार? तो नीचे उसका उदाहरण दिया गया है। कौन सा धातु? रू धातु है ना गुरुजी, रू। रू जी धातु, हाँ। जिसका अर्थ क्या होता है? हरण करना, हरण करना, ले जाना, इतना अर्थ होता है ना। अब देखिए इसमें क्या बना है? प्रहार, यानी प्र आहार। प्लस ह्रू धातु। कौन सा धातु है? प्र प्लस रू ह्रू धातु, प्रहार। उसके बाद क्या है? आहार। आहार, यानी क्या होगा इसमें? आ प्लस प्लस रू धातु, रू धातु। फिर क्या है? संहार। संहार, अर्थात क्या है इसमें? सम सम प्लस रू प्लस धातु, रू धातु। रू धातु। उसके बाद क्या है? बिहार, विहार, यानी क्या होगा इसमें? बी प्लस वी प्लस रू धातु। रू धातु। उसके बाद क्या है? परिहार, परिहार, परि प्लस, यानी इसमें परि क्या प्लस, होगा कि परि परि प्लस रू धातु, प्लस रू धातु। ह्रू धातु। अब ह्रू धातु का अर्थ क्या था? खींच ले जाना, हरण करना। ले जाना या तो हरण करना। ठीक है। हम्म। अब पहले का अर्थ यहां पर देखिए, प्र प्लस ह्रू, यानी प्रहार। जब प्रहार हो तब उसका अर्थ क्या होता है? प्रहार करना, अर्थात मारना, मारना। मारना, मारना। अर्थ क्या था ह्रू धातु का? हरण करना। हरण हरण करना, ले लेना या तो ले जाना, ऐसे अर्थ था। लेकिन प्र उपसर्ग लगने के बाद वो धातु के अर्थ को अपने अर्थ से अन्य यानी अन्यत्र नियते, यानी अन्य जगह ले गया कि नहीं? ले गए। ले गया ना। क्या किया? प्रहार करना। सिर्फ इतना ही नहीं, आहार, क्या अर्थ हो जाता है? आहार करना। सम प्लस भ्रू है, यानी संहार, यानी उसको मार देना। प्रहार नष्ट करना करना। मतलब ऐसे डंडा आदि से मारना पीटना, ऐसे होता है। और यहाँ पर सम प्लस भ्रू, संहार करना मतलब उसका वध कर देना। फिर बी प्लस ह्रू, अर्थात बिहार करना, अर्थात गमन करना। चलना, जाना, गमन करना। परि प्लस ह्रू, परिहार करना, अर्थात कहीं ये त्याग परिहार का करना। मतलब होता है कि हार, ऐसे त्याग, क्या बोलते हैं उसको? परिहार, यानी चुरा त्याग लेना। करना। क्या होता है त्याग उसको? करना, त्याग चुरा करना लेना, होता है। चोरी करने के अर्थ में भी होता है। ओके, ओके। तो ये ह्रू धातु का अर्थ क्या था? ले जाना या तो हरण करना। ठीक है। तो ये उपसर्ग लगकर ही क्या हुआ? इसका अर्थ जो अपने मूल अर्थ था उस मूल अर्थ से बलात्कार पूर्वक उसके अर्थ को अन्यत्र ले जाया गया। ये कार्य किसका है? उपसर्ग का है। ये शक्ति उपसर्ग का है कि जो धातु के मूल अर्थ को भी बदल सके, इतना शक्ति किसमें है? उपसर्ग में। इसीलिए बोला गया है कि उपसर्ग के द्वारा ही धातु के अर्थ को बलात्कार पूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है। कैसे? तो नीचे उदाहरण दिया गया है। प्रहार करना, संहार करना, आहार करना, विहार करना, परिहार करने की तरह। तो ऐसे कितने प्रकार के उपसर्ग है? तो उसके लिए भी एक श्लोक यहां पर देखेंगे कि ये जो है 3 प्रकार के उपसर्ग को हम, इस 22 प्रकार के उपसर्ग को हम 3 विभाग से विभाजित कर सकते हैं। कौन से? तो कुछ उपसर्ग क्या करता है, तो यहां पर देखेंगे 3 या 4 जो है, यहां पर 4, ये 4 प्रकार से इसको विभाजित कर देंगे। कैसे हैं? तो यहां पर क्या बताया गया है
धात्वर्थम बाधते कश्चित् कश्चित् तमनुवर्तते तमेव विशिनष्टन्यो नर्थकोऽन्य प्रयुज्यते धात्वर्थम बाधते कश्चित् कश्चित् तमनुवर्तते तमेव विशिनष्टन्यो नर्थकोऽन्य प्रयुज्यते। इसका अर्थ यहां पर देख लेते हैं। धात्वर्थम यानी धातु के अर्थ को, कर्ता ने कर्म क्या होता है, को कर्म को, तो इसमें क्या होगा, धात्वर्थम द्वितीय है, अर्थात क्या होगा, धातु के अर्थ को, यानी धातु के अर्थ को बाधते कश्चित, कश्चित यानी कुछ ऐसे कुछ ऐसे उपसर्ग है, ये सारे उपसर्ग के बारे में ही बताया गया, यानी कश्चित से क्या लेना है, कश्चित उपसर्गाः, या तो उपसर्ग यानी कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, धात्वर्थम बाधते, धातु के अर्थ को बाधा पहुंचाते, बाधा पहुंचाते हैं मतलब जो उसका धातु का मूल धातु का जो अर्थ होता है उससे अलग अर्थ वहां पर बताया जाता है। क्या अर्थ होता है उसका, अर्थात उसका विपरीत अर्थ को बताया जाता है। जिसका अर्थ जाना हो, कुछ उपसर्ग ऐसे लगे जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, आना, जाने का विपरीत क्या होता है, आना होता है ना, जाना तो आना। कुछ ऐसे होता है कि स्मरण करना, उसका विपरीत क्या होगा, भूल जाना, भूल जाना, यानी विस्मरण करना अर्थात क्या होता है, भूल जाना। भूल जाना, किसी का अर्थ होता है ले जाना, तो उसमें उसका विपरीत क्या होगा, लाना, ले आना यानी लाना। तो ये जो है कि कोई ऐसे कुछ ऐसे उपसर्ग है कि जो कि धातु के अर्थ को क्या करते हैं, बाधते यानी बाधा पहुंचाते हैं, अर्थात उसका मूल स्वरूप से विपरीत अर्थ करता है। यानी प्रथम नंबर क्या हुआ, विपरीतार्थक उपसर्ग, यानी कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिसको लगने के बाद धातु के अर्थ से विपरीत अर्थ करता है, एक नंबर। दूसरा, कश्चित्त्वम अनुवर्तते, क्या करना है, कश्चित्त्वम अनुवर्तते, अनुवर्तते का मतलब होता है अनुसरण करना होता है। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं कि तम का मतलब यहां पर क्या लेना है, धातु को, यानी कुछ उपसर्ग ऐसे हैं कि जो धातु को अनुसरण करता है, धातु को अनुसरण करता है मतलब जो धातु का अर्थ होता है वही अर्थ किसका होता है, उपसर्ग का भी होता है। कुछ अर्थ ऐसे, कुछ धातुएं, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो कि धातु को अनुसरण करता है, यानी ये क्या होगा, तो ये होगा धातु सामर्थ्य, यानी धातु के समान अर्थ, धातु के जो शक्ति है वही शक्ति किस में है, उपसर्ग में है, इसीलिए ये क्या हुआ, धातु सामर्थ्य, यानी ये 2 नंबर। तीसरा नंबर, तम एव विशिनष्ट, क्या करते हैं, तम एव विशिनष्ट, यानी विशिनष्ट नष्टन, मुझे विशिष्ट होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए ना, विशिष्ट नहीं, विशिनष्ट ही करना है, यानी उसके विशिष्ट अर्थ को बताने वाला। कुछ ऐसे हैं कि तम एव विशिष्टान्यानि अनर्थकस्य, ओके, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि उसका वह विशिष्ट अर्थ करता है, विशिष्ट अर्थ करता है कि मतलब उसका विशेष अर्थ करता है, धातु का जो अर्थ है ना उससे विशेष अर्थ करता है। जैसे देखना के लिए धातु कौन सा है, द्रुस धातु है, द्रुस धातु, ठीक है। दूसरा, तो दूसरा और एक आगे आएगा इक्ष धातु, इक्ष धातु का भी अर्थ क्या होता है, देखना। लेकिन वही इक्ष धातु में जब परी उपसर्ग लगाया जाता है तब उसमें क्या होता है, उसको परीक्षण करना, क्या हो जाता है तब, परीक्षण करना। निर उपसर्ग जब लगाया जाता है तब वहां पर क्या हो जाता है, वो निरीक्षण करना, निरीक्षण क्या होता है वहां पर, निरीक्षण करना। तो इक्ष धातु में देखना होता है मतलब वो देखता है, ठीक है,
देख लिया, लेकिन जब परीक्षण करना हो तब उसे कैसे देखा जाता है? सूक्ष्म प्रकार से उसे देखा जाता है कि नहीं? आप कहीं ऐसे ब्लड टेस्ट आदि कहीं हॉस्पिटल में गए होंगे तो कहीं उसमें ज्यादातर क्या होता है कि वो अभी तक अंग्रेजी वाला नाम तो आ गया, कहीं कहीं हिंदी नाम वाला भी, या तो हिंदी या तो संस्कृत नाम वाला भी आपको देखने मिलेगा कि परीक्षण केंद्र, रक्त परीक्षण केंद्र ऐसे लिखा होता है। कहीं कहीं देखे यहाँ पर लिखा होता है कि नहीं? जी गुरु जी। रक्त परीक्षण केंद्र, उसका मतलब क्या होता है? रक्त जांचने। हाँ, रक्त जांच के लिए कक्ष जो है, या तो वहां क्या होता है, वहां रक्त का क्या खून का जांच किया जाता है। तो वो क्या जांच करने के लिए वो ऐसे देखते हैं कि उसको सूक्ष्म प्रकार से देखा जाता है। सूक्ष्म प्रकार से देखा जाता है ना, उसका बारीकाई पूर्व से, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकार से, सूक्ष्म रीत से उसे देखा जाता है, उसे चेक किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में होता है कि एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में एक कॉलम होता है जिसमें उसमें खाली जगह रहता है कि एग्जामिनर का जो वहां पर क्या होता है, एग्जाम लेने वाले के वहां पर साइन करने के लिए उसके आगे एक शब्द लिखा होता है। क्या लिखा होता है? और उसके बाद यहाँ पर उसका साइन क्या करने का होता है? कौन सा शब्द लिखा होता है? निरीक्षक या तो परीक्षक, ऐसे ऐसे लिखा होता है ना। अर्थात एग्जामिनर जो है कि वो जो एग्जाम लेने वाले हैं उसका यहाँ पर साइन किया जाता है। ठीक है, तो वो एग्जाम लेने वाले कैसे देखते हैं, वहां पर विद्यार्थियों को किस प्रकार से देखते हैं? सूक्ष्म प्रकार से देखा जाता है ना, यानी उसे विशेष प्रकार से देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? तो उसे विशेष प्रकार से देखा जाता है। तो इस प्रकार कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो धातु के अर्थ हैं उसका भी विशिष्ट अर्थात उसके विशेष प्रकार से उसका अर्थ करता है। ये तीसरा नंबर। और चौथा जो है कि अनर्थक अन्य प्रयुज्यते, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, मात्र और मात्र वो धातु के साथ जुड़ा हुआ होता है। कुछ ऐसे उपसर्ग होता है कि जो मात्र धातु के साथ, यानी कभी कभी वो धातु वो उपसर्ग सहित ही उसका प्रयोग होता है। तो कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं कि जहां मात्र उसका जुड़ा हुआ ही होता है और कुछ उसका कार्य नहीं है। इस प्रकार ये 22 उपसर्गों को हम 4 विभाग में विभाजित कर दिए। 22 उपसर्ग जो देखे थे प्र, परा इत्यादि, वो 22 से 22 उपसर्ग यहाँ पर 4 विभाग में यहाँ पर हो चुका है। कौन सा? तो प्रथम नंबर क्या है? विपरीतार्थ। दूसरा नंबर धातु सामर्थ्य। तीसरा नंबर विशेषार्थ। और चौथा नंबर में क्या है? धातु सहयुक्त। ये नाम से ही पता चल जाता है कि कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिसका अर्थ धातु के मूल अर्थ से विपरीत अर्थ करता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे विपरीतार्थ उपसर्ग कहा जाता है। उदाहरण के स्वरूप में जैसे इसमें गच्छते में कौन सा धातु है? गच्छ धातु नहीं है, गम धातु है। क्या है? गम धातु। और आगच्छति में भी कौन सा धातु है? गम धातु ही है, लेकिन आ उपसर्ग पूर्वक। क्या है? आ उपसर्ग पूर्वक, अर्थात आ प्लस गम धातु। क्या करना है यहाँ पर? गम धातु, पहले में गम धातु था, लेकिन आगच्छति में क्या होगा? उपसर्ग पूर्वक, यानी आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु। अर्थ दोनों अर्थ में भिन्नता है। प्रथम अर्थ क्या करना है? गच्छति का अर्थ क्या करना है? जाता है। लेकिन आगच्छति जब आ उपसर्ग पूर्वक जब लगाया जाए तब उसका अर्थ बदल जाता है, विपरीत अर्थ हो जाता है। क्या अर्थ होगा? आता है। गच्छति यानी जाता है, और आगच्छति का मतलब होता है आता है। तो दोनों का अर्थ विपरीत हुआ कि नहीं? ऑपोजिट हुआ कि नहीं? जी गुरु जी। उसी प्रकार स्मरति में कौन सा धातु है? स्मृ धातु, जिसका अर्थ क्या होता है? याद करना। लेकिन बी उपसर्ग पूर्वक जब स्मृ धातु लगाया जाए तब उसका अर्थ बदल जाता है। क्या अर्थ हो जाता है? उसका विपरीत हो जाता है। स्मरण करना मतलब याद करना होता है,
और स्मरण करने के बाद उसका विपरीत क्या होगा? भूल जाना। भूल जाना। यानी स्मरति याद करता है, विस्मरति यानी भूल जाता भूल है। जाता है। उसी प्रकार नयति में कौन सा धातु है? नी धातु है, जिसका अर्थ क्या होता है? ले जाना। ले जाता है। यानी नयति यानी ले जाता है। लेकिन आ उपसर्ग पूर्वक जब नी धातु लगाया जाए तब उसका विपरीत अर्थ हो जाता है। क्या होता है? लाता है। लाते हैं। आनयति यानी लाता है। लाता है। तो ये जो धातु है, ये कुछ उपसर्ग ऐसे हैं कि जो धातु के मूल अर्थ से विपरीत अर्थ बताता है। इसीलिए ये उपसर्ग किसमें आएगा? विपरीतार्थ उपसर्ग। दूसरा उपसर्ग जो है कि धातु सामर्थ्य, यानी धातु का जो अर्थ है वही अर्थ बताने का शक्ति किसमें है? उपसर्ग में। उपसर्ग में। इसीलिए बोला कि धातु सामर्थ्य, धातु में जो सामर्थ्यता है वही सामर्थ्यता किसका है? उपसर्ग है का है। यानी धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ को करने वाला होने के कारण वो क्या होगा? धातु सामर्थ्य। कुछ उपसर्ग धातु के अर्थ का अनुसरण करता है, यानी जो धातु का अर्थ है वही होता है। यानी इसमें चम धातु है, आचमति, तो आ का अर्थ भी वही चम धातु का ही अर्थ है। चम धातु का अर्थ अभी नहीं बताएंगे, चम धातु का अर्थ मध्यमा में है, वो जब मध्यमा हम सीखेंगे तब वहां पर देखेंगे। उसी प्रकार यहां पर चष्टे यानी चस धातु है। उसी प्रकार अनु प्लस रुद्ध, रुद्ध धातु, इसमें कौन सा? चौथा गण का है, इसलिए अभी इसका अर्थ बता देंगे। चौथा गण में रुद्ध धातु का अर्थ क्या होता है? रोकना, बाधा डालना। मानना। बुद्धि क्या होता है? मानना। मानना। रुद्ध धातु मानना। तो अनु प्लस रुद्ध तो वही अर्थ होता है। क्या होगा? मानना। अनुरुद्धते यानी क्या होता है? मानता है। तो ये अनु उपसर्ग का भी अर्थ भी वही हुआ जो धातु का अर्थ में था। धातु का अर्थ क्या था? मानना। वही अर्थात अनु उपसर्ग लगे तब भी उसका वही अर्थ हुआ। अनुरुद्धते का अर्थ भी वही होगा, मानना। यानी जो धातु में जो सामर्थ्य है वही सामर्थ्य किसमें है? उपसर्ग में है, यानी जो धातु को अनुसरण करता है। तीसरा है विशेषार्थ। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिसका अर्थ से उसको और कहीं बड़ा चढ़ाकर, यानी और कहीं उसका अर्थ और विशेष स्वरूप में उसका अर्थ बताने वाला होता है। तो जैसे कि करोति में कौन सा धातु है? ये भी मध्यमा में आएगा, क्रू धातु है। कौन सा है? क्रू, और जिसका अर्थ क्या होता है? करना। लेकिन जब अनु उपसर्ग लगे तब इसका अर्थ बदल जाता है। क्या हो जाता है? अनुकरण करना, मतलब अनुकरोति यानी अनुकरण करना। वो जिस प्रकार से बोले थे जो करते हैं, लेकिन उसका अनुकरण करना यानी अनुसरण करना, उसी हिसाब से चलना। तो उसी हिसाब से चलना उसमें भी विशेष स्वरूप में हुआ कि नहीं? विशेष स्वरूप में हो। बदति अर्थ क्या होता है? बोलना। लेकिन जब अनुबदति अर्थात क्या हो जाएगा? पीछे पीछे बोलना, यानी विशेष स्वरूप में उसे अनुवाद करना। हम कभी कभी बोलते हैं ना भावानुवाद, मतलब क्या? गुण गाना। भावानुवाद का मतलब है उसमें जो बोला गया उसका भावार्थ को अनुसरण करना, उसके भावार्थ को भी बोलना, उसे भावानुवाद बोला जाता है। बी बदती, लेकिन जब बी प्लस बद होता है तब उसका क्या हो जाता है अर्थ? विवाद करना या तो विशेष स्वरूप में बोलना। इक्ष धातु है जिसका अर्थ होता है इक्षते अर्थात देखना, लेकिन परी प्लस इक्ष जब लगाएंगे तब उसका अर्थ बदल जाता है। क्या हो जाता है? उसका विशेष अर्थ हो जाता है परीक्षण करना। अर्थात जो धातु के अर्थ हैं उसमें भी सूक्ष्मता पूर्वक उसका विशेष अर्थ को जब बताने वाला हो, अर्थ को वृद्धि करने वाला हो, ऐसे कुछ उपसर्ग होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? विशेषार्थ। और चौथा नंबर में जो है वो धातु सहयुक्त, वो सिर्फ धातु के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसका कुछ काम नहीं होता है, उसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है, अनर्थक। क्या है इसमें? लास्ट में हम देखे थे ना, क्या था यहाँ पर? अनर्थक। अनर्थ।
यानी इसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या होता है, वो धातु के साथ वो जुड़ा हुआ अवश्य होता है। कुछ उपसर्ग ऐसे हैं कि मात्र ये धातु से जुड़े ही रहते हैं, जैसे अर्थ धातु, अर्थयते का अर्थ भी क्या होता है, प्रार्थना करना ही होता है। और प्र प्लस अर्थयते, अर्थयते कभी नहीं बोला जाता है, हमेशा क्या बोला जाता है, प्रार्थयते, यानी प्रार्थना करना ही बोला जाता है। उसी प्रकार विजयते, विजय पाता है, यानी विजय पाना, तो जयते का अर्थ है इसमें जयति यानी जीतता है, लेकिन विजयते अर्थात क्या हो जाता है, इसमें विजय पाता है। तो विजय वो सिर्फ उसके लिए, जब विजय शब्द का प्रयोग करेंगे तब हम क्या करेंगे, वहां पर बी उपसर्ग का अवश्य में वो जी धातु के साथ जोड़कर ही प्रयोग करेंगे। लंब धातु का अर्थ होता है कि आलम्बन लेना, लेकिन आलम्बन के समय में हम क्या करते हैं, उसमें आ उपसर्ग पूर्वक ही उसका प्रयोग करते हैं, अर्थात आलम्बते यानी आलम्बन लेता है। तो इस प्रकार इस 22 से 22 उपसर्ग को हम 4 विभाग से विभाजित कर दिए। कौन से? प्रथम नंबर, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो कि वो विपरीत अर्थ को बताने वाला होता है, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं कि जो धातु सामर्थ्य यानी धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ को बताने वाला होता है, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं कि जो धातु के अर्थ हैं लेकिन उससे विशिष्ट अर्थ यानी उसके अर्थ को वृद्धि कराने वाला, उसके अर्थ को बढ़ाने वाला होता है, और कुछ उपसर्ग ऐसे होता है कि मात्र और मात्र धातु के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। अब कौन से उपसर्ग का क्या क्या अर्थ होता है आप प्रैक्टिस बुक में देख लेना, इसका हम नेक्स्ट क्लास में क्या क्या कुछ यहाँ पर उपसर्ग का यहाँ पर अर्थ दिया गया है, इसके सिवाय भी, इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे अर्थ यहाँ पर होते हैं, लेकिन कुछ अर्थ यहाँ पर जो प्रायः ऐसे अर्थ का प्रयोग हम करते हैं उन्हीं अर्थ को यहाँ पर लिखा गया है। तो वो 22 से 22 उपसर्ग का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, वो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, कौन है? A34 क्या प्रश्न है? A34 जी प्रणाम पंडित जी। जो आपने स्टार्टिंग का जो टेबल बताया ना, उसमें 2 जगह उप लिखा है, तो दोनों का मीनिंग अलग होता है क्या? कौन सा उप 2 बार लिखा गया है? कहाँ? हाँ, एक देखिए, तो फर्स्ट प्र में परा उपसम अनु अब निर दोष दूर बी आ परिपति अरि, ओके, इसमें एक में अप कर देना है, पर परा प्र परा अपसम, इसमें उप नहीं, इसमें अप होगा। हाँ जी गुरुजी। ओके, इसमें अप करना है। प्र परा अपसम अनु अब निर दोष दूर बी आ नी प्रति परि उप अधि अपि सु उद अति अभि, ये जो है एक में अप कर देना है। ये नई पीडीएफ है, उसमें आपकी लिखा हुआ है, पुरानी हमारे वाली में तो PDF आप ही लिखा हुआ है। हाँ जी, हमारे जो में तो पुरानी आप ही लिखा हुआ है। ना, नहीं उसमें अपी नहीं, अपी उपका- नहीं, अप अलग है, अपी अलग है। नहीं नहीं, आप भी लिखा हुआ है, आप लिखा हुआ है। पीडीएफ में जो पहले पीडीएफ आई थी उसमें ऊपी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पहली वाली पीडी में जो आपकी वाली है ना, वो पुरानी वाली पीडी जो सबसे पहले आपने भेजी थी, ये वो वाली में है, लेकिन जो अब नई आपने पीडीएफ भेजी थी उसमें आपी लिखा हुआ है। नहीं अपी भी है, अपी है यहाँ पर, अपी यहाँ ये अपी भी है। नहीं, जो आपने गुरुजी अभी करेक्ट करवाया ना, उप का अप, हाँ उप वो का यहाँ पर अप करना है, उप नहीं है अप, उप 2 बार आ गए, उप उपसर्ग भी है लेकिन यहाँ पर जो है वो अप है। ओके चलिए, उसके बाद A3। अच्छा, मेरे को एक चीज बहुत समझ में नहीं पड़ा बराबर। गच्छति का मतलब है जाता है, तो नीचे टेबल में आ का मतलब लिखा है इधर, तो दोनों साथ में हम लोग यूज करते हैं आ गच्छति, तो इधर जाता है ऐसे कुछ होता है ना सर? नहीं, हर एक का अर्थ में ये पहले अभी यहाँ पर बोला गया ना कि कुछ यहाँ पर जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है ये ज्यादातर प्रायः ऐसे अर्थ का हम अनुकरण करते हैं या तो ऐसे अर्थ के लिए जोड़ा जाता है, लेकिन ये नियम नहीं बना देना है कि यही अर्थ लगाना है।
अब वाक्य के अनुसार उसका अर्थ आदि भी बदल सकता है। कुछ अर्थ यहां पर दिया गया है, सारे के सारे अर्थ यहां पर नहीं दिया गया है। यहां पर आ का उपसर्ग, आ उपसर्ग जो लगा है, उसका आ उपसर्ग लगकर वो क्या करते हैं, वो विपरीत अर्थ को बताता है। अब जाना, इसका विपरीत क्या होगा? आना। आना होगा कि नहीं? तो गच्छति यानी जाता है, तो आगच्छति मतलब क्या होगा? आता है। आता है। तो यहाँ पे जो टेबल में जो अर्थ लिखा है वो नहीं लेने का है। टेबल में अर्थ, कुछ अर्थ ऐसे भी अर्थ होता है टेबल में। यहां पर आ का एक तक, इधर, ऐसे भी होता है कि आ जो है कि कहीं कहीं ऐसे भी शब्द आप सुने होंगे, आपादमस्तकम। इसका अर्थ क्या होता है? तो वहां पर आ जो लिखा गया है, आगे भी आएगा, आग्रामत, इसका मतलब ग्राम तक यानी गांव तक। तो ये तक के अर्थ में। इधर जो है कि ये सारे इधर का मतलब ये अर्थ भी कभी कभी प्रयोग हो सकता है, लेकिन यहां पर जो आगच्छति में जो आ का उपसर्ग किया गया है वो उसका विपरीत अर्थ को दर्शाने के लिए किया गया है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, इधर का आ का अर्थ इधर लेंगे और गच्छति का अर्थ जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, अर्थ इधर जाता है, तो फिर उसका क्या, उसका अर्थ भी नहीं, उसका विपरीत अर्थ नहीं होगा। हाँ। इसमें सारे के सारे अर्थ यहाँ पर नहीं दिया गया, कुछ अर्थों को यहाँ पर दिया गया है जो प्रायः इस प्रकार के अर्थ होता है। और जो अर्थ हम नहीं जानते हैं ऐसे भी कुछ है कि जो इसे इस टेबल में बताया गया है। ओके, A89। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी अभी आपने सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम कब आएंगी? सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम से पहले आपको 1 महीने पहले सूचित किया जाएगा कि कब एग्जाम है। ठीक। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।